इस मार्केट के कंस्ट्रक्ट में कि इस समय जो हमारी तस्वीर मार्केट की बन रही है। सुनील सर, लार्ज कैप भी क्यों चलने चाहिए? आपकी बॉन्ड यील्ड यूएस की देखिए, अपने यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, उनके यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, क्रूड देखिए $95 पे, डॉलर इंडेक्स 105 पे, तो बाकी सबको भी तो डर लगना चाहिए वैल्यूएशन का। सुनील सर, क्या क्या सब क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन ये है कि यूएस में जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं, डॉलर इंडेक्स 105 पे, कच्चा तेल 95 पे, 2 साल से लेकर के 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5.5% पे, बॉन्ड फंड पे डालिए तो वहाँ 5.5-6% का रिटर्न मिल रहा है। करेक्ट। ऐसे में क्या डरना चाहिए? इर्रिस्पेक्टिव वो लार्ज कैप है स्मॉल कैप है, डरना चाहिए क्या मार्केट में? नहीं, मैं ठीक से सवाल समझा नहीं, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि वो वाला छोड़ दीजिए, स्मॉल लार्ज की वाला बोला तो डिस्प्यूट हो गया, वो मतलब सॉल्व हो गया। इस वक्त जो मार्केट है हमारा, क्या उसमें ये डर, ये भय होना चाहिए? क्योंकि बाकी सारे जो इंडिकेटर्स है वो बहुत हाई पे दिख रहे हैं, खुद पता नहीं फट क्या करेगा। अगर एक हाई उसने और ले ली 25 बेसिस पॉइंट की, तो हमारे सामने और समस्या खड़ी हो जाएगी। करेक्ट। नहीं, देखिए, एज फार एज एफआईआई फ्लोज टू इंडिया आर कंसर्न, आप देखेंगे 3-4 चीज आपको मन में रखने की जरूरत है। एक है क्रूड तेल की आउटलुक, यानी आज की स्पॉट की नहीं, फॉरवर्ड की। तो क्रूड तेल मेरे लिए अगर 100 से पार दिख रही है सामने, आइदर सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण या विंटर की हीटिंग के डिमांड के कारण, तो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स शायद पैसा निकालने की सोचेंगे इंडिया जैसे एक हेवी क्रूड इंपोर्टर की मार्केट में। वो एक बात याद रखनी चाहिए। सेकंड, दिसंबर के महीने पहुंचते ही आपको हेज फंड्स प्रॉफिट बुकिंग की टाइम होती है, और उनको अगर देखें इंडिया में सभी इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स नेगेटिव में, खाली इंडिया का पॉजिटिव है। चाइना, हांगकांग सब नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट कहां पे बुक करेंगे? वो इंडिया में ही बुक हो सकता है। उनके बोनस पे आउट्स के लिए उनको कैश में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत होती है, तो एक वो दबाव आ सकता है। तीसरी बात यह है कि आप इंटरेस्ट रेट की आपने बात किया, तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट हाइक, हर दिन जो डेटा आता है वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन गिर रही है, नहीं गिर रही है। हर एक डेटा पॉइंट आपको एक कंफ्यूज सिग्नल दिख रहा है। मगर अगर उसमें क्लैरिटी आए कि फेड का और 1 या 2 रेट हाइक जरूरी आएगी, तो उसके साथ डॉलर का भी स्ट्रेंथनिंग आपको आ जाएगा। तो वो हेज फंड जो बोरो करती है उधर ना, कैरी ट्रेड की बात जो करते हैं, तो उधर जो बोरो करते हैं उनकी जो कॉस्ट महंगी होती है, तो नेचुरली वो रोल बैक करते हैं सर्टेन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। और फोर्थ चीज को याद रखनी चाहिए, दो इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग है, हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 15% का शेयर है, डबल शेयर चाइना का है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट की रिटर्न चाइना, जो कि वो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, वो सबको गिराती है। तो ओवरऑल एक सेंटिमेंट जो होता है, पैसिव मनी जो आती है ईटीएफ में, अगर इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स देखे, तो उनकी भी दिलचस्पी इमर्जिंग मार्केट में एलोकेट करने के लिए कम होगी, और उसी से हमें शेयर मिलता है। कोई डेडिकेटेड इंडिया फंड हो तो उसमें शायद पैसा आ सकता है, मगर ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में अगर उधर हालत ऐसी है, तो ओवरऑल फ्लोज कम हुए तो इंडिया में भी कम होंगे। तो अगले 3 महीने के लिए मैं समझूंगा कि इंटरनेशनल फ्लोज का ये सब रिस्क फैक्टर्स है, इसलिए लार्ज कैप के ऊपर शायद कुछ सेलिंग दिख सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स वहां पे खरीदने की भी डेफिनेटली, जैसे सुविदीप ने जो कहा कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स है जहां पे वैल्यूएशन लार्ज कैप में अभी थोड़े अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो एक फंड फ्लो जो हुआ था पिछले दिस हफ्ते की स्मॉल एंड मिड कैप से लार्ज कैप, वो वापस रिपीट हो सकती है इस क्वार्टर में, मेरे ख्याल में कई दिनों में, जहां पे ये आउटलुक ऐसे दिखती है। तो डेफिनेटली लार्ज कैप में मैं ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग मैच करेगी दोनों को। और स्मॉल एंड मिड कैप में क्या है कि मैंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर को कम करा के ही वो लार्ज कैप खरीदेंगे, मगर ग्राउंड फ्लोज जो है, इंडस्ट्री के वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं, तो वो मिड एंड स्मॉल कैप को एक कुशन देंगे कि ज्यादा गिरावट ना होने, एक दिन गिरेगी अगले दिन वापस बाउंस बैक भी हो जाएगी। तो मार्केट ऐसी एक ओवरऑल एक वॉलेटाइल सिचुएशन में देख रहा हूं अगले 3-4 महीने के लिए। गुरमीत सर, क्या बिग पिक्चर आपको भी लग रही है कि थोड़ी सी अगले 2-3 महीने बड़ी डाइसी रहने वाली है? सॉरी, गुरमीत जी से पूछा मैंने। गुरमीत जी, बिग पिक्चर आपको भी अगले 2-3 महीने के लिए डाइसी लग रही है क्या? आई थिंक गुरमीत को आवाज नहीं आ रही क्या? गुरमीत जी, आवाज आ रही है आपको?
सर आप आवाज नहीं आ रही है मुझे, सॉरी मेरे लिए था। अच्छा, एक मिनट। सुदीप सर, आपको आवाज आ रही है? पहुंच रही है, बट थोड़ा नहीं, गैप आपका है, सवाल थोड़ा जंबल आ रहा है, जंबल आ रहा है। जंबल आ रहा है अच्छा, अभी सुनाई दे रहा हो? तो मेरा सवाल ये था सुदीप सर कि क्या नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए मार्केट की जो बिग पिक्चर है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली लग रही है? मुझसे पूछ रहे देखिए, हैं। दिक्कत वाली तो नहीं लग रही है, पर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, मुझे लग रहा है। जैसे सुनील जी बता रहे थे, गुरमीत जी ने भी इंडिकेट किया कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का संभावना है, शायद इस बार ना बढ़े, अगली बार बढ़ेगा। जैसे आपने डॉलर इंडेक्स की बात की है, और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि एफआईआईज का फ्लो अगर उल्टा हो जाए एंड कंटिन्यूअसली उल्टा रहे तो शायद इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना जरूरी होगा, ये मैं मानता हूं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, चाइना में बहुत उथल पुथल हो रहा है। चाइनीज इकोनॉमी एक स्थिति से गुजर रहा है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ वापस लाने के लिए, पर वो शायद हो नहीं पा रहा है। और क्योंकि उनके एलिवेटेड डेट लेवल्स ऑलरेडी है, तो शायद वो लोग, चाइनीज गवर्नमेंट खुल के इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग भी नहीं कर रहे, डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं, पर एक अब कह सकते हैं कि पीसमील वे में मेजर्स ले रहे हैं एंड ट्राइंग टू कीप द इकोनॉमी मूविंग। पर अभी भी समस्या हल नहीं हुआ है। रियल एस्टेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है चाइना गार्डन और एवरग्रांड को लेके, हम एंटायर हाउसिंग सेक्टर को लेके जो चाइनीज मार्केट में जो दिक्कतें हैं, वो अभी भी रियल है और अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और अगर चाइना में एक मेल्ट डाउन जैसा स्थिति आता है आने वाले दिनों में, वो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स को और इंडियन मार्केट्स को भी इंपैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये स्थिति ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये हमेशा निवेशकों को कह रहा हूं पिछले करीबन 10-15 दिन से कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहिए, और ये आप मान के चलिए कि आप यहां से 1 साल देख रहे हैं। अगर 2-3 महीना थोड़ा उथल पुथल होता है, मार्केट बहुत ज्यादा कुछ गिरावट आ जाता है, तो शायद वो एक अच्छा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना है। सुदीप सर, आपने चाइना का जिक्र किया, क्या वाकई चाइना बहुत डिफिकल्टीज में है और उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी संभलना उसके लिए मुश्किल है? वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि रेट कटवा रहे हैं, बैंकों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि संभलना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए? जी, चैलेंज तो जरूर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए, पहले चाइना क्या कर रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो 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 सरकार के तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से, बाय फंडिंग देम। तो ये एक आसान तरीका है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का, कि अगर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इंसेंटिव, बहुत बड़ा स्पेंडिंग हो रहा है, तो वो इकोनॉमी इमीडिएटली स्टिमुलेट हो जाता है। पर अगर आपको कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ाना है, उसके लिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और जो कि चाइना में आज मिसिंग है। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बहुत जल्दी नहीं होता है। ये टैप जैसा नहीं है कि सरकार ने डिसाइड किया करीब इतना अमाउंट स्पेंड करेगा, इमीडिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गया, क्योंकि वो आसान होता है। पर कंज्यूमर को स्पेंड करने में इंसेंटिव देना, स्पेंड करने के लिए मजबूर करना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, और इट्स ए प्रोसेस। अब मुझे लगता है कि चाइना वो प्रोसेस से जा रहा है, पर वो प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, और चाइना के पास इतना अभी कैपेसिटी या डेट लेने का कैपेसिटी नहीं है जिससे कि वो तुरंत कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंसेंटिव या मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव दे पाए। गौरांग सर, इसी सवाल को मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट को हम लोग जब देखते हैं तो करेंसी हमारी चाहे जितनी वीक हो जाए, यूएस में कुछ भी हो जाए, क्रूड कहीं पे भी चला जाए, इवन छोटे छोटे आईपीओ जो आ रहे हैं 500-500 600 करोड़ वाले, वो 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं। ये जो एक्सूबरेंस है, ये जो इनर स्ट्रेंथ कह लीजिए आप बहुत पॉलिश वर्ड में, ये क्यों है?
ऐसी क्या चीज़ है इंडिया में जो हमको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? गौरांग सर, ये सवाल मुझसे था, सॉरी। हाँ जी, आपकी आवाज हाँ आपसे ही सवाल था। आपकी आवाज नहीं आ नहीं रही थी मुझे। सवाल सुना आपने? मैं दोबारा बताऊं? नीरज, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। गुरमीत सर, आपको सुनाई पड़ा तो आप बताएं सर। मैंने सुना नीरज जी। तो बोलिए। देखिए, एक कुछ पॉकेट में ये एक यूजुअली रेड फ्लैग होता है जब इस तरीके का एक्सुबरेंस होता है, स्पेशली माइक्रो कैप स्पेस में, आईपीओ स्पेस में। कुछ हद तक एक शॉर्ट टर्म ग्रीड होती है मार्केट में, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग्स अच्छी रही हैं वहां पे। बहुत सारे आईपीओ अभी अच्छे प्रीमियम पे रहे। मुझे लगता है नीरज जी, बाजार की एक खास बात है कि रिस्क कभी जो टेबल पे होती है वो बड़ी रिस्क नहीं होती है, जो रिस्क होती है वो अननोन होती है। आप देखिए, चाइना में आप देखिए, दो सबसे बड़े उनके जो रियल एस्टेट उनकी इकोनॉमी का 27-28% है। बिगेस्ट 2 रियल एस्टेट फर्म्स का डिफॉल्ट हुआ। उनका जो शैडो बैंकिंग क्राइसिस है वो रियल है। अभी एक बहुत बड़े शैडो बैंक ने मंथली कूपन पेमेंट मिस किया है। ये हमारे जैसा हमारे पास आईएलएफएस के बाद हुआ था वैसा है। इस चीज से बाहर आने में समय लगेगा। अब इसका ये किस हद तक कंट्रोल हो पाएगा वो कहना मुश्किल है। अभी तक कंट्रोल हो रहा है। यूएस में अगर आप देखेंगे, डेट सर्विसिंग में इश्यू होना शुरू हो गया है। कॉर्पोरेट को भी प्रॉब्लम हो रही है डेट सर्विसिंग में, और इंडिविजुअल्स भी आप देखिए, जो एक डेटा आया था कि जो सेविंग्स थी कोविड के पीरियड में वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अब क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंडिंग कर रहे हैं इन्फ्लेशन से कैचअप करने के लिए। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे समय तक रहते हैं और हाई रहते हैं, और ये हाई रेट देखे नहीं है हमने पिछले 10-15 साल में, तो ये कहाँ क्रेडिट इवेंट बन के आएगा ये अभी पता नहीं है। तो ये एक बाजार का मुझे लगता है रिस्क है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। और ये 30-40% रिटर्न नॉर्मल नहीं है, ये बार बार हर साल नहीं आए। जिस साल आ जाते हैं उसके अगले साल यूजली सबड्यूड हो जाता है। तो थोड़ा सा आप, जैसे हम अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हमें आउट परफॉर्मेंस को भी क्वेश्चन करना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली आउट परफॉर्मेंस को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक एट्रीब्यूशन करेंगे पोर्टफोलियो में कि रिटर्न किस वजह से आ रहा है, और अभी आप देखिए ये जो 5% का फॉल आया था एक दिन में, बहुत लोगों को अपना रिस्क एपिटाइट उस दिन समझ में आया होगा। वो अपने आप को कहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर जब एक दिन में 5% जाता है और ब्रॉडर मार्केट देखिए फ्लैट था, तो आपको पता लगता है आप कितने लॉन्ग टर्म है। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग की जरूरत है। मैं एक्सट्रीम स्टेप लेने को नहीं बोलूंगा निवेशकों की आप पूरी एग्जिट कर दीजिए, पूरी तरह लार्ज कैप में आ जाइए। आई थिंक वो एक्सट्रीम फॉल नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इंडेक्स लेवल पे, बट थोड़ी सी रीबैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करिए, और शायद इंक्रीमेंटल एलोकेशन जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप मे बी लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, या जहां पे मार्केट वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हो। बहुत सारे पॉकेट्स हैं अभी भी जो 14, 15, 16 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहे हैं। बहुत सारी पावर कंपनीज हैं, बहुत कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी 1 बुक वैल्यू पे हैं। बहुत सारे पॉकेट्स हैं, तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग की जरूरत है। जी, गौरंग सर, आवाज आ रही है ना आपको?